तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और इस कहानी में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कहानी के कुछ किरदार इधर उधर हो गए थे और ऐसा नहीं था कि वो गलती जानबूझ के की गई थी या फिर कोई इसके पीछे वजह थी। दरअसल उस कहानी के बारे में जब पता कर रहा था तो चूँकि वो कहानी हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी, वो वर्जीनिया की कहानी थी। तो कहानी रिसर्च करने के दौरान कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं और उस दौरान एक दूसरी कहानी में पढ़ लेता हूँ और कुछ ये कहानी कुछ वो कहानी और दोनों कहानी आपस में मिक्स हो जाती हैं। और शायद 700-800 वीडियो बनाने के बाद पहली बार ऐसी कोई गलती हुई है मुझसे, लेकिन ये गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है। फिर भी एक बार आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि ऐसी गलती मुझसे हुई। आप लोग इतना भरोसा करते हैं, भरोसा करके वीडियो देखते हैं और जब ऐसी गलतियाँ होती हैं तो फिर बुरा लगता है। ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए और प्रयास यही है कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो। पूरे ध्यान के साथ आपको सही से कहानियाँ सुनाओ। और एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के, चूँकि ये मुझसे गलती हुई है। और गलती इस वजह से हुई चूँकि दो कहानियाँ आपस में मिक्स हो गई। बाकी ऐसा मेरी कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। हैरान करने वाली इसलिए कि आमतौर पे बहुत सारे क्राइम होते हैं। हर एक क्राइम के पीछे कोई वजह होती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस क्रिमिनल की मजबूरी बन जाती है कत्ल करना, और कुछ ऐसे सरकमटेंशियल चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो व्यक्ति कत्ल करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है। और कुछ ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती जिसमें जो कातिल है वो खुद उन तमाम बवाल को अपने ऊपर पालता है। जो मरता है उसकी भी उतनी ही गलती है, जो मारता है उसकी भी उतनी गलती है। यानी पूरी कहानी महज अपनी अपनी गलतियों का एक नाजायज़ नतीजा होता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्णिया से होती है। बात अभी चंद दिन पहले इसी दिसंबर महीने की। बिहार के पूर्णिया में एक जगह लगती है उरलाहा, और इसी उरलाहा के पास एक डेड बॉडी मिलती है। अब आसपास के कुछ लोग जैसे ही देखते हैं फ़ौरन आसपास के तमाम लोगों को इत्तला करते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद भागे भागे आते हैं। आने के बाद जब देखते हैं तो पता चलता है ये लाश एक 50 से 60 साल के अधेड़ उम्र के इंसान की है। शरीर पे चोट के निशान थे, गले पे भी चोट के निशान थे। इस वजह से ये भी पता चल रहा था कि शायद इसका कत्ल किया गया। फ़ौरन पुलिस वाले बॉडी की अच्छे से तलाशी लेते हैं कि शायद कोई आधार कार्ड कोई कुछ मिल जाए तो आदमी की पहले शिनाख्त हो जाए, क्योंकि पहला सवाल तो यही था कि आखिर ये लाश है किसकी। तमाम पॉकेट को पुलिस वाले खंगालते हैं, आसपास पूरे उस इलाके को छानते हैं, लेकिन ना ही आदमी से जुड़े कोई कागज़ मिलते हैं, ना ही आदमी की शिनाख्ती होती है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजते हैं और तफ्तीश शुरू करते हैं अपने तरीके से, जांच पड़ताल अपने तरीके से, तमाम चीज़ें। इसी दौरान पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे, तभी पुलिस वालों को एक दूसरा फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक बाइक पड़ी है और कई घंटे से बाइक यहीं पड़ी है और गिरी हालत में है, तो हमें कुछ डाउट लग रहा, क्योंकि इस हत्या की जो गूंज थी पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तमाम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी पुलिस वालों को बताना चाह रहे थे, क्योंकि मन में एक डर था कि हमारे सामने कोई संदिग्ध बाइक खड़ी हो, पता चले पुलिस वाले हमसे ही पूछताछ करने लगे। हर इंसान पुलिस से डरता है। लिहाजा पुलिस वाले जब ये सूचना सुनते हैं, जाते हैं उस बाइक के पास, उसको अपने कब्ज़े में लेते हैं। कब्ज़े में लेने के बाद अब आदमी की तो शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता करते हैं। जब गाड़ी के मालिक के बारे में पता करते हैं तब पता चलता है कि गाड़ी का जो मालिक है उसका नाम नंदलाल शाह है और उम्र लगभग 58 साल है। अब बाइक के मालिक के बारे में पता चला, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये वही शख्स है या दूसरा है। बहरहाल पुलिस वालों ने नंदलाल शाह के बारे में पता किया और उसके घर वालों को बुलाया। जब घर वालों को बुलाया और वो बॉडी घर वालों को दिखाई, तब घर वाले रोने लगे, रोते हुए कहा कि हाँ साहब,
ये हमारे घर का ही शख्स है और इसका नाम नंदलाल ही है। अब पुलिस वाले पहले तो राहत की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम बॉडी की शिनाख्त हो गई। इसके बाद पुलिस वाले उस बॉडी को परिवार वालों के हवाले करते हैं। परिवार वाले बेहद दुखी मन से उस बॉडी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में क्लियर कहा गया कि इस आदमी को कई सीरियस इंजरी हुई है और इसकी जो मौत हुई है वो गले की नस दबने की वजह से और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। यानी ये सीधा मामला कत्ल का था। इधर अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं फ़ौरन घर वालों को इत्तला करते हैं कि आपके घर के जो नंदलाल शाह हैं उनका कत्ल हुआ है, आइए और FIR करवाइए। उसके बाद घर वाले जाते हैं, FIR करवाते हैं। अब पुलिस वाले कत्ल के सिलसिले में जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से ही पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट, किसी पे कोई संदेह है। अब ये सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं तो जो नंदलाल शाह के परिवार वाले हैं वो बड़े अचरज में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब एक 60 साल का आदमी ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा था, एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी कर रहा था, 2 साल बाद ये रिटायर्ड होने वाला था। हमारी ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, अच्छा हमने किसी से कर्जा वर्जा भी नहीं लिया, ज़मीन का भी कोई विवाद नहीं है, परिवार में भी कोई रंजिश नहीं है, तो हम किस पे डाउट कर लें। अब पुलिस वाले जब स्टेटमेंट सुनते हैं वो फिर कहते हैं कि भाई कत्ल हुआ है तो कोई तो वजह होगी, बिना दुश्मनी की कोई क्यों मारेगा। परिवार वालों ने कहा कि साहब वो आप देख लो, हमें कोई वजह नहीं पता। अब स्टेटमेंट जब पुलिस वाले सुनते हैं बड़े हैरान होते हैं कि उम्मीद थी कि परिवार वाले कुछ बताएंगे कि साहब इससे ये मैटर था, उससे वो दुश्मनी थी। इधर परिवार वालों ने हाथ खड़ा कर लिया, कोई सबूत है नहीं, कातिल इतना सातिर है कि उसने लाश के पास कोई कागज़ तक नहीं छोड़ा, तो आखिर शिनाख्त हो कैसे। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, लेकिन ना ही कहीं से कोई सबूत, ना ही कहीं से कोई सुराग। स्कूल गए, वहाँ पता किया कि क्या स्कूल में किसी से कोई बहस हुई थी। तमाम बच्चों से भी पूछ लिया कि क्या आपने कुछ स्कूल में ऐसी बात सुनी थी। पूरे उस इलाके में फैल के पुलिस वालों ने देख लिया कि क्या किसी ने कोई संदिग्ध चीज़ देखी थी। लेकिन तमाम तफ्तीश, तमाम जांच पड़ताल, ना ही कोई कातिल पता पाया, ना ही पुलिस वालों को कोई सबूत मिला। जांच पड़ताल, तफ्तीश, ये तमाम चीज़ें होती रही और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे पुलिस वाले और कोशिश करते हैं, घर वालों, गांव वालों समेत अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और तमाम तफ्तीश, तमाम पूछताछ होने के बाद अंत में जब कहीं से कुछ नहीं मिला, तब पुलिस वालों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसकी कॉल डिटेल निकालें। अब पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकालनी शुरू की और उस मरने वाले शख्स यानी नंदलाल शाह के आसपास के लोगों को अपने भरोसे में लिया और उनसे कहा कि देखो पुलिस की मदद करो, कभी तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत आएगी तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कानून की मदद करो। ये तमाम चीज़ें करके धीरे धीरे पुलिस वाले आसपास के लोगों का भरोसा भी जीतते हैं। भरोसा जीतने के बाद अंत में धीरे धीरे कुछ लोग अपना मुंह खोलते हैं और इधर तब तक कॉल डिटेल भी निकल के सामने आ जाती है। और ये दो चीज़ें जब निकल के सामने आती हैं तब पता चलता है कि इस शख्स की जो बातचीत है लास्ट टाइम पे एक जूली नाम की लड़की से हुई है। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये जूली कौन है, तो पता चला कि जो जूली है वो यहीं बगल के दिलौरा की रहने वाली है। अब पुलिस वालों ने कहा कि दिलौरा से क्या संबंध है। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि इस सवाल का जो जवाब है वही दे सकता है जिसके बारे में इसमें बात हुई हो। इसके बाद जो पुलिस की टीम है वो जूली के पास जाती है। जाने के बाद जूली को उठाती है और पूछती है कि क्या तुमने जो नंदलाल शाह हैं उनसे बातचीत की। जूली कहती है कि हाँ साहब, वो तो मेरे मौसा जी हैं, क्या हुआ उनको। अब पुलिस वाले कहते हैं कि उनका तो कत्ल हो गया, तुम्हें पता नहीं है क्या। अब जूली जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद कहती है अरे ऐसा कैसे हो गया, कातिल कौन है। ये तमाम सवाल जब पुलिस वालों से जूली पूछती है, पुलिस वाले फिर चक्कर में पड़ जाते हैं कि एक तो नंबर मिला, एक जानकारी मिली कि कोई जूली है जिससे बात होती है, और इधर जूली खुद पूछ रही है कि कातिल कौन है, तो ऐसे कैसे। बहरहाल पुलिस वालों ने और तरीके से पता किया, आसपास के लोगों से और पूछताछ करी, तमाम चीज़ें और पता करते कराते अंत में फिर से शक की जो सुई है जूली की तरफ घूमती है
इस बार पुलिस वालों ने जब जूली को उठाया तब जूली थोड़ा सा डरने लगी, और जब पूछताछ हुई तब जूली ने एक और नाम लिया जिसका नाम था मोसुद्दीन। इसके बाद पुलिस की टीम जाती है और मोसुद्दीन को भी उठाती है। उठाने के बाद जब पूछताछ होती है तब शुरुआत में तो दोनों इधर उधर की कहानियाँ बताते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी सदमे में आ जाते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले जूली की जो उम्र थी लगभग 22 साल, उस दौरान जिससे इसकी शादी हुई थी उससे उसको 4 बच्चे हो चुके थे। 4 बच्चों की जिम्मेदारी, जो पति था वो बाहर रहता था, दिन भर अकेले बैठी रहती जूली घर पे। बोर होने लगी 4 बच्चों की जिम्मेदारी और पति भी साथ नहीं दे रहा। इसी दौरान जूली की जो नज़दीकियाँ हैं वो मोसुद्दीन से हो जाती हैं। जूली की उम्र लगभग 22 साल, इधर मोसुद्दीन भी लगभग 18 साल का। दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। इसी दौरान इस केस में एक नए शख्स की एंट्री होती है। ये तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन मोसुद्दीन अब 16-17 साल का लड़का, उसके पास भी उतने पैसे वैसे नहीं थे, वो भी फाइनेंशियली काफ़ी परेशान था। तभी इस कहानी में एंट्री होती है नंदलाल शाह की। नंदलाल शाह एक गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क था। इस वजह से इसके पास ठीक ठाक पैसे थे, ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खुद की गाड़ी थी। अब जूली जब ये चीज़ देखती है, कुछ पुराना रिलेशन भी उससे था परिवार वालों का, तब जूली अपनी नज़दीकियाँ नंदलाल शाह से बढ़ा लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जूली 22 साल की बेहद खूबसूरत महिला, इधर नंदलाल शाह लगातार पैसे को लुटाता रहा। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, धीरे धीरे प्यार हुआ, प्यार भी परवान चढ़ा, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में भी आ गए। अक्सर ये मौसा बन के घर पे आने लगा। घर वाले भी विरोध कम करते थे, क्योंकि एक तो बगल में ही क्लर्क था, दूसरे मौसा बताता। अच्छा, उम्र में भी इतना अंतर था कि किसी ने डाउट ही नहीं किया। वो 58 साल का, ये 22-23 साल की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। इधर जो मोसुद्दीन था वो इग्नोर होने लगा। अब ये चीज़ जब मोसुद्दीन नोटिस करता है, फिर उसने जूली से पूछा कि क्या मामला है। तब जूली धीरे धीरे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि एक नंदलाल शाह है जिससे मैं बात करती हूँ और जो मेरे साथ इस टाइम रिलेशन में है। ये बात जब मोसुद्दीन सुनता है, सुनने के बाद काफ़ी नाराज़ होता है। नाराज़ होने के बाद कहता है कि एक काम करो, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तो तुम उसे छोड़ दो। इस पे जूली कहती है कि मैं उसे कैसे छोड़ दूँ, वो मेरे तमाम खर्चे उठाता है, तुम्हारे में हैसियत हो तो तुम भी उठाओ। अब ये लाइन जब ये बोलती है तब मोसुद्दीन कहता है कि अब तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि काम करो, इतना ही पैसे खर्च कर रहा है तो तुम उससे एक बार 1 लाख रुपए मांग के देख लो। 10, 20, 50, 100, 1000 तो कोई भी दे देगा। एक बार 1 लाख रुपए मांग के देखो, तब पता चलेगा। जूली को बड़ा भरोसा था कि 1 लाख रुपए ये मांगेगी तो उसका जो आशिक है नंदलाल शाह वो दे देगा। लेकिन जब जूली 1 लाख रुपए बड़े भरोसे के साथ मांगती है, नंदलाल मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। यहीं से फिर जूली को लगता है कि अब ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये नंदलाल से पीछा छुड़ाने लगी, लेकिन चूंकि तब तक नंदलाल घर पे इतनी बार आ चुका था कि वो ज़बरदस्ती भी आने लगा। अब फिर प्लान बना कि अब इसको परमानेंट हटाया जाए, लेकिन कैसे? तब दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। इसके बाद फिर प्लान बनता है। मोसुद्दीन और जूली दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इनको लगा कि अकेले हमारे बस का ये मामला है नहीं। तब कुछ और लोगों को शामिल कराया गया। 4 लोग पूरे प्लान के तहत नंदलाल शाह को फिर बुलाते हैं। जूली फ़ोन करती है और कहती है कि आ जाओ, तुमसे मिलना है। एक सुनसान जगह पे नंदलाल शाह को जूली बुलाती है। वहीं पे जो मोसुद्दीन था वो अपने दोस्तों समेत खड़ा था, जूली भी खड़ी थी। ये तमाम लोग जब मिलते हैं, मिलने के बाद नंदलाल शाह जब आता है तो फिर वहीं कहते हैं कि 1 लाख रुपए दोगे या नहीं। नंदलाल मना करता है और कहता है कि मैं नहीं दूंगा। बस इसी बात पे ये तमाम लोग भड़कते हैं। भड़कने के बाद उसको बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। वो अकेला, इधर ये 4-5 लोग पीट पीट के उसको मार देते हैं। फाइनली फिर जो थोड़ी बहुत जान बाकी थी, गला दबा के फिर फाइनली उसका खेल ही ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वहाँ से ये तमाम लोग निकलते हैं। उसके शरीर में जितने कागज़ वगैरह थे, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्स, पैसे,
ये तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं, उसकी बाइक को थोड़ी दूर ले जाके खड़ा कर देते हैं, चूँकि शायद कोई आ गया था तो ये लोग डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग 9-11 हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि अब शायद कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, तफ्तीश करती है, तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आती कि कैसे एक शख्स को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, वो भी अपनी उम्र नहीं देखता है कि एक 22 साल की लड़की से मैं रिलेशन रख रहा हूँ, संबंध रख रहा हूँ, वो भी सेम तरीके से फिसलता है और अंत में रिजल्ट जो होता है, एक 50-60 साल का बुज़ुर्ग अपनी जान से गया, उसका कत्ल हो गया। तो वो तो मरा ही, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, उसकी जो पत्नी होगी, उसके जो बच्चे होंगे, क्या उम्र होगी बच्चों की, 30 साल या फिर उससे भी थोड़ा 5 साल इधर उधर, वो भी बेचारी बिना बाप की हो गई, पत्नी विधवा हो गई। इधर क्या हुआ कि जो जूली थी उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी अब पूरी ज़िंदगी माँ की ममता के लिए तरसेंगे, क्योंकि 24 साल इस टाइम जूली की उम्र है, 19 साल इस टाइम मुसुद्दीन की उम्र है जिसको जेल होगी। तो इधर ये लोग जेल गए, उधर उनका पूरा परिवार तबाह हुआ, और रिज़ल्ट क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें समाज को ज़रूर सीखनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का जो परिणाम है क्या है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।